RBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो व्याकरण है उसके अंतर्गत क्रिया आपके पहला टॉपिक है, उसका अध्ययन करेंगे। क्रिया, जैसा कि हमने बचपन से ही पढ़ा है कि क्रिया का मतलब करना होता है, तो इसमें आप देखिए क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। यानी जब हम उस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो क्रिया के कारण ही हमें पता चलता है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन सा है और यह कौन सा काल है। तो इसमें देखो, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे धातु के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है और उस धातु में जब हम ना जोड़ देते हैं तो उससे क्या है, क्रियापद बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो उदाहरण लिए हैं, पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना। उसी प्रकार जगना, सोना, पीना है ना, इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर देखो परिभाषा क्या है, क्योंकि जब हम क्रिया का अर्थ जान लेते हैं तो उसके बाद में उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। तो क्रिया की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, ठीक है, उसे आप जब पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि इससे ये कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के होने का जो बोध है उसे क्रिया कहते हैं। फिर है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। अब कर्म के आधार पर है तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब आपको पता है कि सकर्मक मैंने बोला तो सकर्मक, स माने सहित और कर्म माने जिसमें कर्म उपस्थित हो। तो जिसमें कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक है। अकर्मक जिसमें कर्म उपस्थित नहीं हो वो अकर्मक है। उसके बाद देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर आपको पता ही है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर जो क्रिया है वो भी 3 प्रकार की होगी। पहली भूतकालिक क्रिया, दूसरी वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरी भविष्यकालिक क्रिया। सर्वप्रथम हम कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद जो है वो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होती है और उस क्रिया के आधार पर हमें पता चलता है कि इसमें ये कर्ता है और ये कर्म है। फिर मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो इसमें हम सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब मान लो जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है, इसमें केवल क्या है, क्रिया है, तो ये सकर्मक नहीं होगी। लेकिन मैं यदि ये बोलूं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो वो असर है पढ़ने का, वो किस पर पड़ेगा, किताब पे। पढ़ी क्या जा रही है, किताब। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर, बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा करता है और बना क्या रहा है, चित्र बना रहा है। फिर है गीता सितार बजा रही है। गीता का बजाना, किसको बजाना, सितार को बजाना। तो अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, ठीक है, और चित्र क्या होगा, कर्म होगा। फिर देखो गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार, तो ये भी क्या है,
कर्म है और वाक्य में कर्म उपस्थित होने के कारण इसमें सकर्मक क्रिया है। फिर देखो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पे एक कर्म उपस्थित हो वो एक कर्मक क्रिया होगी और जहाँ पर दो कर्म उपस्थित हो वह द्विकर्मक क्रिया होगी। अब देखो, हम पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया। ध्यान से सुनिएगा। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म उपस्थित हो या एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, माँ अखबार पढ़ रही है, तो माँ क्या है? कर्ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ क्या रही है? तो पढ़ रही है अखबार। यानी एक समय में वो एक ही काम कर रही है और वो काम क्या है? अखबार को पढ़ना। तो यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है और पढ़ क्या रही है? अखबार। फिर देखो, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी दो कर्म जिसके साथ प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। यानी एक अध्यापक है, वह क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। पहले तो छात्रों को सिखा रहा है और क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर सिखा रहा है। यानी दो कर्म कर रहा है। तो प्रश्न बनता है, क्या सिखा रहे हैं? यानी अध्यापक जो है वो क्या सिखा रहे हैं? तो उत्तर क्या निकलेगा? कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न देखो, किसे सिखा रहे हैं? तो उत्तर क्या निकलेगा? छात्रों को सिखा रहे हैं और छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित होने के कारण इसमें द्विकर्मक क्रिया है। फिर देखो, कर्म के आधार पर दूसरी क्रिया है अकर्मक। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कर्म जहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो आपको पता है जहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था वैसे ही इसमें देखो, आशा गाती है, ठीक है, तो आशा क्या है? करता है और गा रही है, तो मतलब क्रिया कर रही है। लेकिन कर्म क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो इसमें कर्म उपस्थित नहीं होने के कारण कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। फिर देखो, संरचना के आधार पर, यानी क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है संरचना के आधार पर। अब इसको देखो, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं और इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्णकालिक क्रिया और 5वां कृदंत क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है? देखो, इसके नाम से ही पता चलता है। संयुक्त मतलब क्या है कि किसी न किसी का मेल है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, यानी दो क्रियाएं हो या उससे अधिक हो और फिर दोनों का मेल हो, तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। उदाहरण देखो, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। अब पहली क्रिया तो क्या है? अतिथियों का आना, और दूसरी क्रिया क्या है? उनका स्वागत करना। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी? मुख्य क्रिया आपको पता है अतिथि का आना होगा, क्योंकि जब अतिथि आएंगे ही नहीं तो आप स्वागत किसका करोगे? तो जो मुख्य क्रिया है वो है अतिथि और स्वागत है वो है सहायक क्रिया। तो इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक ही हो, दो भी हो सकती है। जैसे मान लो ये हो जाए कि अतिथि आ गए हैं, इनका स्वागत करो व इनको भोजन खिलाओ, यानी पहले इनका क्या करो? स्वागत करो और फिर इनको भोजन भी
करवाओ। तो ये क्या हो गई, सहायक क्रिया एक से अधिक हो गई। अब देखो दूसरे नंबर पे क्रिया आती है नाम धातु क्रिया। तो इसमें क्या है कि कोई संज्ञा है, सर्वनाम है या कोई विशेषण शब्द है, जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अब देखो इसमें मैंने ये लिया है हाथ। हाथ क्या है, संज्ञा है। अब इसमें जब हम हथिया बोलते हैं तो ये नाम धातु हो जाती है, और हथिया ना कर देते हैं तो ये क्रिया हो जाती है। फिर है सूखा। आपको पता है सूखा विशेषण है और नाम धातु भी सूखा ही होगा, लेकिन जब ये सुखाना बन जाता है तो ये क्रिया हो जाती है। फिर देखो अपना। आपको पता है अपना है, ये सर्वनाम है और नाम धातु भी अपना है, लेकिन जब इसको अपनाना लिखते हैं तो ये क्रिया बन जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो बनने वाली क्रिया है वो नाम धातु है। फिर देखो प्रेरणार्थक क्रिया। अब सामान्य सी बात है, जब हम प्रेरणार्थक पढ़ते हैं तो आपको पता है कि प्रेरणा से कोई काम करवाया जाता है, प्रेरणा देकर, क्योंकि प्रेरणार्थक है तो इसमें यही है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि मुझे कोई काम करना है और मैं स्वयं नहीं कर रही हूँ बल्कि किसी और को प्रेरणा देकर वह कार्य करवा रही हूँ और कार्य हो रहा है, तो वह कौन सी क्रिया हो जाएगी, वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखो इसमें एक उदाहरण है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यानी तालाब किसने बनवाया, सरपंच ने, लेकिन क्या किया, अन्य लोगों को प्रेरित किया और तालाब का निर्माण हो गया। तो वह क्रिया कौन सी कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो इसमें देखिए सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर देखो पूर्णकालिक क्रिया। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि पूर्णकालिक यानी जो पहले पूरी हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें दो क्रियाएं होती है। पहली क्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, और दूसरी क्रिया भी उसके अंतर्गत आती है। तो इसका पता कैसे लगता है, इसका पता जो है उस क्रिया में कर लगाकर लगाया जाता है। अब इसको आप पढ़िए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, ठीक है, तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। इसमें देखो मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा। यानी बलवीर ने क्या किया, पहले तो खेल लिया और उसके बाद में वो पढ़ेगा। तो पहले वाली जो क्रिया है ना, खेलना, वो पूरी हो गई, ठीक है। और मूल धातु क्या है, इसमें खेल है और कर उसमें जोड़ा गया है। फिर दूसरा देखो, वह पढ़कर सो गया, यानी उसने पहले तो पढ़ाई की और बाद में वो सो गया। तो पहले वाली धातु कौन सी है, क्रिया कौन सी है, पढ़कर, और पढ़ धातु है, कर उसमें लगाने के कारण यह जो क्रिया है वो पूर्णकालिक हो गई, यानी पहले पूरी होने वाली। कोई भी वाक्य हो जब उसमें दो क्रिया होती है और पहली क्रिया के साथ कर लगा दिया जाता है तो वह क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। उसके बाद देखो, पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। तात्कालिक क्रिया क्या है, मतलब उसी समय समाप्त होते ही दूसरी का शुरू होना। तो
तो इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो पहली क्रिया क्या है? पुलिस का आना, और दूसरी क्रिया क्या है? चोर का भागना। लेकिन इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमेशा ते जो है वो लगेगा धातु के साथ। आना, आना क्या है? क्रिया है, और उसमें ते जोड़ दिया तो आते ही, यानी वह क्रिया कौन सी हो गई? तात्कालिक क्रिया हो गई। अब संरचना के आधार पर जो अंतिम क्रिया है उसका नाम है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इसमें देखो, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चलना है, चल क्या है? क्रिया है। अब उसमें ना जोड़ देंगे तो चलना हो जाएगा, ता जोड़ देंगे तो चलता हो जाएगा, और कर जोड़ देंगे तो चलकर हो जाएगा। ठीक है। फिर लिख धातु ली है, तो लिख में देखो क्रिया में लिखना, लिखता, लिखकर, इसी प्रकार जितनी भी धातुएं हैं संस्कृत की जो हिंदी में क्रिया के रूप में चलती है, उनके पीछे प्रत्यय लगाकर उसको कृदंत क्रिया बना दिया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आप देखिए काल के आधार पर, तो इसमें क्या है? जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें काम हो चुका होता है, क्रिया हो चुकी होती है तो वो भूतकाल में चली जाती है, हो रही होती है तो वो वर्तमान काल में चली जाती है, और होने वाली होती है तो वह भविष्य काल में चली जाती है। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भूतकालिक क्रिया। तो इसके अंतर्गत आप देखिएगा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी वो पहले संपन्न हो चुका है, और वाक्य इसमें कोई भी हम बना सकते हैं, लेकिन वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंतर्गत क्रिया जो है वो भूतकाल में हो, कि वह विदेश चला गया, यानी वह विदेश गया है ना, तो गया, वो चला गया, पहले ही चला गया, तो वो कौन सा है? भूतकाल है। या देखो, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। मान लो हम कहीं गए हों गीत सुनने और वहाँ किसी ने गाया हो, तो हम वो पुरानी बात जो है भूतकाल में जो बीती हुई बात है उसको हम याद करते हैं कि उसने बहुत सुंदर गीत गाया। तो इस बात से और इस वाक्य से पता चलता है कि ये क्रिया कौन सी है? भूतकालिक क्रिया है। फिर देखो, दूसरे नंबर पे आती है आपके वर्तमान कालिक क्रिया, यानी जो वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध कराती है। तो इसको पढ़ें। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है। अब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं कह दूँ मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तुम कह दो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, है ना, वह विद्यालय जा रहा है, या विमल पुस्तक पढ़ रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे वो आपके वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब क्रिया का जो अंतिम टॉपिक है काल के अनुसार, उसका नाम है भविष्यत कालिक क्रिया। इसमें देखो, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यत कालिक क्रिया कहलाती है। यानी भविष्य में ये कार्य होगा, ये जो क्रिया है ये भविष्य में होगी, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। चली गई तो हो जाता भूतकाल, जा रही है तो वर्तमान काल, और जाएगी मतलब भविष्यत कालिक क्रिया कहलाएगी। फिर देखो, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी भविष्य में कोई प्रतियोगिता होने वाली है निबंध, और उसमें जो है दिनेश भाग लेगा। फिर है भव्या जयपुर जाएगी, यानी
भविष्य काल के अंतर्गत भव्या जो है वो जयपुर जाएगी। तो जाएगी के संयोग में इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखो, क्रिया का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी क्रिया हमने पढ़ी है, ये नहीं कि उनको रटना है, उसकी परिभाषा को आपको अपने मन के अंतर्गत बिठाना है। मतलब उसका एक प्रतिबिंब सा है वो अपने दिमाग में डालना है कि इसमें ये होता है, फिर उसकी परिभाषा को याद करना है और उससे संबंधित, अब जैसे मान लो हमने भविष्यकालिक क्रिया पढ़ी है तो इससे संबंधित आपको 10-12 वाक्य जो है वो खुद बनाने हैं। मान लो वर्तमान कालिक पढ़ी है तो इससे संबंधित 10-12 वाक्य बनाने हैं। अब देखो, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की पढ़ी, फिर संरचना के आधार पर 5 प्रकार की पढ़ी, फिर काल के आधार पर 3 प्रकार की पढ़ी, तो कुल मिलाकर क्रिया क्या हो गई? 10 प्रकार की आपने पढ़ी। तो 10 × 10 यानी जब 100 वाक्य आप बना लोगे और उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचान लोगे और किसी को बता भी सकोगे कि इसमें ये क्रिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो क्रिया है वो समझ में आ गई है और क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। कल हम अपने नई क्लास के अंतर्गत नए वीडियो के साथ विशेषण व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक आप क्रिया का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। आपने मुझे इतनी देर सुना उसके लिए धन्यवाद।